तनु भाभी, मम्मी के गंदे कपड़े मैं आकर धो दूंगी। आप ना मम्मी के लिए ज्वारों का जूस और एकदम महीन पका हुआ दलिया बनाकर भैया को दे दो, तो वो अस्पताल जाकर पापा को भेज देगा। हमको 11 बजे किट्टू को लेने एयरपोर्ट जाना है। अले अले मेला गोलू मोलू गबड़ू बाबू नींद से जागकर दीवान पर दोनों पैरों को अपने नन्हे हाथों से पकड़कर खेल रहे चीकू को अपनी तरफ मुस्कुराते देख हाथ में पकड़े गंदे थर्मस और टिफ़िन के डब्बों से भरे थैले को किचन में रखते हुए रचना ने अपना स्वेट जैकेट उतारकर सोफे पर पटका और चीकू के पास औंधे लेट गई। हाँ दीदी, आप सबके लिए मैंने पोहे बना दिया है, कहिए तो ला दूँ। पहले इस गबरू की पेट पूजा करा दो भाभी। देखो कैसे मम्मम मम्मम करके अंगूठा चूसे जा रहा है। मम्मम मम्मम माँ को देख अंगूठा चूसना छोड़ घुटने पर बैठ दोनों बाहें फैलाते हुए चीकू गोद में आने के लिए मचल उठा। आजा मेरा लाजा बेटा, भूखू लगी सोना को, चलो अपने दुद्धू पिएंगे। साड़ी के पल्ले से अपने गीले हाथ पोंछते हुए तनु ने प्यार करते हुए चीकू को गोद में उठा लिया और उससे बतियाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। देख कर आता हूँ फ्रिज में दूध है या नहीं। अखबार पढ़ने की आड़ में कनखियों से तनु को देखते हुए रचित अनमना सा हो उठा। अरे अरे, एक हाथ से आप कैसे संभालेंगी? लाइए चीकू को मुझे दीजिए। तनु के एक हाथ से चीकू को गोद में पकड़ दूसरे हाथ से गैस पर रखे दूध को बोतल में भरते देख रचित बोल उठा। वो जैसे ही चीकू को लेने के लिए तनु के थोड़ा करीब आया, एक मन को मोहिती गंध उसके नथनों में सिमट आई और तनु की गोद से चीकू को लेते हुए अनायास ही उसकी अंगुलियों के पोर उसके शरीर को स्पर्श कर गए तो वो सहर उठा। ये इसके शरीर से उठती गंध, इसमें जो ताजगी है वो वहाँ यूक्रेन में बिकते महंगे से महंगे परफ्यूम लगाती क्रिस्टिना में भी कहाँ। अपनापन लिए हुए ये तो बहुत जानी पहचानी सी। शायद बचपन में मम्मी मनुहार कर कर के जो घी गुड़ वाली रोटी के निवाले खिलाती थी उसकी है, या शायद पूजा घर से आ रही चंदन वाली अगरबत्ती की सी। नहीं, ये तो देव प्रतिमा पर चढ़े गुलाब मोगरे सी लगती है। मैं ही हतभागी निकला जो इस ताजगी भरी स्वदेशी गंध को भुलाकर कीमती परफ्यूम की गंध में डूबा रहा। क्यों ना देख पाया किसी अबोध बच्चे सी मासूम सादगी भरी इस सुंदरता को, और देखता भी कैसे। मैं तो खोया था उस श्रृंखल और कृत्रिम सुंदरता में। मेरी आंखों पर उस समय तो बस विदेशी चश्मे चढ़े थे। मंत्रमुग्ध से रचित ने उसकी साड़ी के पल्लों के उस छोर को हौले से छुआ जिसके दूसरे छोर से वो गर्म दूध की बोतल पकड़कर उसमें पड़ी शक्कर को हिला रही थी। गहरी सांस भर रचित ने सिंक में पड़े झूठे गंदे बर्तनों के ढेर को देखा और फिर उसकी नज़रें अब बॉटल का ढक्कन लगाती तनु पर जम गईं। कैसे करती है इतना सारा काम ये बिना किसी सिकन के, बिना कोई उफ किए, जबकि कितना बुरा किया हमने इस लड़की के साथ। फिर भी पापा के एक बार कहने पर आ गई ये मम्मी की सेवा करने, इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देने। तो क्या ऐसी ही होती हैं हिंदुस्तानी लड़कियां, और क्या यही होते हैं हमारे स्वदेशी संस्कार? उनमें उठती है स्वदेशी गंध, जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ मेरे नथनों में समा जाती है। और क्या यही समझाना चाह रहे थे पापा उस समय मुझे? पर मेरी नज़रों को तो उस समय ये सब दकियानूसी और गमारू पना लगता था। मैं ले लूँ चीकू को? हाँ हाँ, ले लीजिए। तनु की आवाज़ से रचित की उंगलियों के पोरों में उलझा उलझा सा उसके पल्लों का छोर छूट गया और वो यूं हड़बड़ा उठा मानो कोई चोरी उसकी पकड़ी गई हो। आपको कुछ और चाहिए था क्या? चीकू को गोद में लेते हुए तनु को याद आया कि रचित किचन में बेवजह तो नहीं आता। नहीं, वो मैं फ्रिज में देखने आया था कि दूध फल हैं या अस्पताल से आते हुए और लेता हूँ। अभी तो दूध 4 पैकेट रखा है। हाँ, पपीते ज़रूर लाने होंगे, बड़े पापा रात को खाएंगे ना। कहते हुए वो बाहर सोफे पर बैठकर चीकू को दूध पिलाने लगी। भैया, पापा का फ़ोन आया कि मम्मी को स्पंज कराना है। मैं तो किट्टू को लेने जा रही हूँ, तो आप अपने साथ तनु भाभी को ले जाना। हम चीकू को अपने साथ एयरपोर्ट ले जाएंगे। भाभी,
आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रचना ने कहा। रिच्चू एक अकेली कितना काम करेगी? किचन में बर्तनों का ढेर लगा है, खाना बनाना है और अब अस्पताल भी। तुम आसपास पता करो, कोई काम वाली बाई मिल जाए तो कम से कम कपड़े और बर्तन तो वो धो देगी। रचित के स्वर में दर्द छलक आया। मुझे कोई परेशानी नहीं होती दीदी, मैं सब कर लूँगी। आप लोग आराम से जाइए और यहाँ की फ़िक्र मत करिए। मुझे आदत है सब करने की। चीकू का पेट भरा हो तो वो तो बिल्कुल भी तंग नहीं करता। मेरे दोनों ही बच्चे एकदम शांत हैं, बिल्कुल अपने बापू पर। बोलते बोलते अचानक तनु चुप हो गई तो रचना और रचित का मन भी भीग आया। मैं जल्दी जल्दी ज्वारों का जूस और दलिया बना लेती हूँ, तब तक आप नहा लीजिए दीदी। 10 तो बजने वाले हैं। कमरे में अनाधिकृत रूप से घुस आई खामोशी भरी इस बतली को बरस जाने के बाद मन पर जम आई बूंदों को झटकते हुए तनु उठकर किचन में चली आई। ईश्वर भी कितना बेरहम हो जाता है ना रिच्चू। क्यों किया इस मासूम लड़की के साथ ऐसा बेहुदा मजाक? मजाक तो तूने किया ना भैया इसके साथ। अगर उस समय तूने पापा की बातें मान ली होती तो आज हम सब कितने सुखी होते। रचना के मन में जैसे बीते पलों की कड़वाहट घुल आई तो एक बार फिर से दोनों के ही मन में बेमौसम बरस गई उस बदली के बाद की तीखी उमस भर आई और दोनों ही वहाँ से उठकर चले गए। भैया भैया कहाँ चला गया अब ये? तनु भाभी, आप भैया के संग अस्पताल जाकर पापा को रिलीव करिए और फिर हम किट्टू के साथ सीधे वहीं अस्पताल ही आ जाएंगे और तब तक ये गबड़ू बच्चा बुआ के साथ रहेगा, है ना बाबू? हम प्लेन देखने चलेंगे। देखो कैसे उड़ता है प्लेन, जू जू। पर पहले ये चुग्गा हटाओ बाबू। रचना ने तनु की गोद में अंगूठा चूसते चीकू के मुंह से उसका अंगूठा खींचा और अपने दूसरे हाथ को लहराते हुए उड़ते प्लेन की नकल करते हुए उसको अपनी गोद में ले लिया। देखिए तो तनु भाभी, ये भैया कहाँ रह गया? दीदी वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा, किसका फ़ोन आ गया इस समय? भैया लेट हो रहा है ना? बड़बड़ाते हुए रचना ड्राइंग रूम के टीवी कॉर्नर के पास तक पहुंची, जहां लैंडलाइन पर फ़ोन पर रचित गुस्से में भरा हुआ रसियन भाषा में किसी से झगड़ा कर रहा था। भैया फ़ोन रख। उसे रूसी भाषा में बातें करते देख रचना ने गुस्से से भर उसके हाथ से रिसीवर छीनकर कैंडल पर पटक दिया। कितनी बार तुझे कहा है कि मत बात किया कर उससे? कर दिया ना सब ख़त्म उसने। चाहती तो आ सकती थी तेरे साथ इंडिया, पर नहीं आई और ना आने दिया शिव को उसने। तो फिर क्यों करती है बार बार फ़ोन? शिव की कस्टडी चाहती है रच्चू वो, उसकी परवरिश के लिए बड़ा अमाउंट मांग रही है और इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हो रहा था। चल अच्छा, तू दुखी मत हो। एक बार मम्मी ठीक होकर घर आ जाएं, फिर चलकर अपने सब सेटल करके आ जाएंगे। अभी ये रोनी सूरत ठीक कर और तनु भाभी के साथ अस्पताल जाकर पापा को भेज जल्दी। तब तक मैं मम्मी के पॉटी वाले गंदे कपड़े धोकर नहा लेती हूँ। रचना ने भाई की रुआंसी सूरत देखी तो बात को ख़त्म कर तनु को ढूंढने लगी और समझ गई कि जब भी वो दोनों भाई बहन रूसी भाषा में आपस में बातें करते हैं, तनु इतना समझ जाती है कि उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए और अक्सर ऐसे समय में वो वहाँ से चली जाती है। देखा तूने भैया, कितनी समझदार है वो। चली गई हमको स्पेस देकर। और तू कहता था इंडियन लड़कियाँ कंजर्वेटिव होती हैं, फूल होती हैं। आवाज़ लगा उसे तू अब। नहीं रच्चू, किस मुँह से उसका नाम अपने ज़ुबान पर लाऊं मैं? मुझे तो उसका सामना करने में भी हिचक लगती है। कितनी गिल्ट होती है, कितना शर्मिंदा हो जाता हूँ खुद से ही। तू ही बुला ला। रचित ने अपनी उंगलियों के पोरों को देखा, मानो उसकी आसमानी साड़ी का कोई धागा अब तक उसमें अटका हो। तनु भाभी कहाँ चली गई? हे भगवान! भाभी आपको सच्ची में 2 मिनट का भी सब्र नहीं है? क्यों धोए ये गंदे कपड़े आपने? मत बनाओ पाप का भागी हमको। अब आप छोड़ो इनको, मैं खंगाल लूँगी। बाथरूम में मम्मी के सारे गंदे कपड़ों को धोकर उनमें डेटॉल डालकर खंगाल रही है तनु के हाथों से मम्मी का गाउन लेते हुए रचना ने तनु को बनावटी गुस्से से देखा। अरे दीदी, बड़ों की सेवा करना तो हम बहुओं का फ़र्ज होता है, इसमें पाप पुण्य की कौन सी बात?
और क्या बड़ी मम्मी मेरी मम्मी नहीं है जो मैं नहीं धो सकती उनके कपड़े? तनु ने अपनी साड़ी के निचले हिस्से में लगे फॉल से अपने गीले हाथ पोंछते हुए कहा, तो दूर खड़े रचित के दिल में एक सूल सा चुभा। कितनी सादगी, कितना भोलापन, कितनी मासूमियत से इसने साड़ी के फॉल से अपने गीले हाथ पोंछ लिए। तो क्या ऐसी ही होती हैं एक आम भारतीय स्त्री जिसका जीवन अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके हर सपने भी परिवार को ही समर्पित होते हैं, जिसकी भीगी भीगी साड़ी के पल्लू से टपकती नेह की ये बूंदें ही परिवार को अपनेपन में सराबोर कर उन्हें आजीवन जोड़े रखती हैं। उसने देखा मातृत्व के स्पर्श से थोड़ी सी मोटी और भरी भरी सी तनु के शरीर की बनावट, वो बनावट जो एक आम हिंदुस्तानी माँ और पत्नी का ताना बाना बुनती है, उनकी ममतामयी छवि गढ़ती है। पर उसे यही गठीलापन, यही भरा भरा शरीर, यही सलोना सांवला सा रंग उसे तो फूहड़पने की निशानी लगता था ना। साड़ी के पल्लों से हाथ पोंछती हिंदुस्तानी स्त्री उसे गंवारू और निहायत ही फूहड़ लगती, जिनमें रत्ती भर भी एटिकेट्स, मैनर्स और स्मार्टनेस नहीं होती। दिन भर जिसके पास से घी, गुड़, दूध, मसाले की टिपिकल वाली स्वदेशी गंध आती रहती, और जब से उसके किशोर व दिमाग में खुद की जीवन संगनी वाली प्रेम ग्रंथि विकसित हुई, उसे इस स्वदेशी टिपिकल गंध से चिड़सी होने लगी, जिसको छुपाने के लिए अक्सर वो महंगे महंगे विदेशी परफ्यूम खरीदा करता। ये खाने का बैग आगे रख दूँ मैं? तनु की आवाज़ से विचारों की श्रृंखला टूटी, तो रचित ने उसके हाथों से बैग लेकर स्कूटर के आगे रख लिया और स्कूटर स्टार्ट कर आगे की तरफ खिसक कर बैठ गया। स्कूटर के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर बैठते समय तनु ने अपनी आसमानी साड़ी के पल्ले को समेटा, तो उसका छोर रचित के छूते हुए फिर से उसके मन में उतर गया और उसका जी चाहा कि एक आम भारतीय पत्नी की तरह अनु उसके कंधे को पकड़कर स्कूटर पर बैठे, जो पहले उसको इतना हास्यपद लगता था कि रचना और किट्टू के साथ मिल वो खूब हंसता कि ये भारी भरकम इंडियन पत्नियां अपने पतियों का कंधा एक दिन तो ज़रूर तोड़ेंगी। संभाल कर बैठिए, मन की कामना को मन में ही रख, रचित बस इतना ही कह पाया। हालांकि उसका जी चाह कि सामने आ गए स्पीड ब्रेकर पर वो ज़ोर से ब्रेक लगाकर स्कूटर उछाल दे और तनु के हाथ उसकी कमर पर लिपट जाएं, पर उसने स्पीड एकदम धीमी कर ली। बड़े पापा, मैंने पूजा घर साफ करके आपकी पूजा की सारी तैयारी कर दी है, आप यहाँ की चिंता मत करना, और किट्टू दीदी को लेकर आने के बाद खाना खाकर कुछ देर सो जाना, हम हैं यहाँ, संभाल लेंगे बड़ी मम्मी को। तनु ने अपने ससुर के बड़े भाई और रचित के पिता राजेश्वर से कहा। हाँ बेटा, तुम्हारे आने से सब कुछ कितनी आसानी से संभल गया, नहीं तो कृष्णा की इस हालत में हम तो यहाँ बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। समझ ही नहीं आता था कि घर देखें या अस्पताल में तुम्हारी बड़ी मम्मी को संभालें। तनु के सर पर स्नेह भरा हाथ फेर उन्होंने रचित को देखा, तो रचित ने नज़रें चुरा लीं। पापा के चले जाने के बाद अस्पताल के उस प्राइवेट वार्ड के सोफे पर बैठा हुआ रचित कनखियों से तनु को देखे जा रहा था, जो मम्मी के सर के नीचे 2 तकिए रख बड़े ही प्यार से उनको दलिया खिला रही थी। रचित को लगा कि तनु की साड़ी का सौम्य सा आसमानी आंचल उसके आसपास उड़ रहा है, जिसमें से उठती वही स्वदेशी गंध उसके मन मस्तिष्क पर छाती चली जा रही है। उस आसमानी आंचल के छोर को अपनी उंगलियों के पोरों में लपेटते हुए उस गंध के पीछे पीछे चलता उसका मन न जाने कब यादों के वो कपाट खोलते चला गया, जिसके उस पार का रचित 12वीं की परीक्षा दे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने को उतावला था। बेटा, यहाँ अपने देश में भी अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ रहकर भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है, बाहर जाकर पढ़ाई करना हमको तो हजम नहीं होता, पापा कहते हैं। पापा, यहाँ वही कैटेगरी, वही रिश्वत और वही दकियानूसी थिंकिंग और वही सड़े रिश्तेदार, रखा ही क्या है इस देश में। आप लोगों की सोच बिना कुएं के मेढक सी हो गई है, जो कभी आगे बढ़ने का सोचते भी नहीं। लेकिन मैं नहीं रह सकता यहाँ, मुझे यहाँ घुटन होती है, घुटता है मेरा दम यहाँ के लोगों की छोटी और संकुचित सोच देखकर, वो रोष में आ जाता है। बाहर जाने की अपनी जिद के चलते कितने ही एग्ज़ाम देते हुए
उसको जल्द ही यूक्रेन से उसको बुलावा आ गया तो वो वहाँ चला गया। पहले ग्रेजुएशन फिर पीजी करते हुए तो उसके रंग ढंग ही बदल गए। अब तो स्वदेश की हर एक बात उसको बुरी लगती और वो वहीं के अफसाने गाता। इस तरह धीरे धीरे उसने अपनी दोनों बहनों को भी वहीं बुला लिया तो माता पिता यहाँ नितांत अकेले से हो गए। रचित के लाख बुलावे पर भी वो वहाँ ना जाते। उन्हें अपनी अपनी जड़ों से जुड़कर ही आत्मसंतुष्टि मिलती और कदाचित उनका मन रचित को लेकर आश्वस्त रहता कि पढ़ाई पूरी होने के बाद एक दिन तो उसकी ये जड़ें उसको वहाँ खींच ही लाएंगी और वो स्वदेश लौटेगा ज़रूर। पर उनका ये सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब उनके पुराने मित्र की बेटी का रिश्ता रचित के लिए आया और इसके लिए उन्होंने रचित को भारत वापस बुलाया। बेटा रचित, अंकल की बेटी तनुजा पढ़ी लिखी, बहुत ही सुशील, सुंदर और घरेलू है। तू एक बार आ जाएगा और उसको देख लेगा तो कहेगा कि कितनी सुंदर लड़की हमने तेरे लिए ढूंढी है। सुंदर? माय फुट, देखा है एक बार मैंने उसे रागनी दी की शादी में। ना कपड़े पहनने का सलीका, ना उठने बैठने का ढंग। गमारू टाइप उस सांवली सी तनु में जाने कौन सी खूबी दिख गई आप लोगों को। अरे घरेलू लड़की चाहिए जो कामकाज करे, सबकी देखभाल करे, तो इसके लिए शादी की क्या ज़रूरत है। एक अदद सी मेड रख लो। मुझे बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हो? रचित सुनते ही बौखला गया। रचित, तनु कोई अनपढ़ और गंवारू नहीं बल्कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई एक बहुत ही सुलझी हुई, सुशील और सौम्य लड़की है। एक बार अच्छी तरह से सोच ले, जल्दीबाजी में जीवन के फैसले नहीं किए जाते, उन्होंने समझाया। पापा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो स्लिम ट्रिम हो, गोरी हो, मेरे बगल में खड़ी होकर यहाँ के कल्चर में रच बस सके, जिससे मेरी शादी हो। वह लड़की अच्छी इंग्लिश बोलती हो, मॉडर्न हो और सबसे बड़ी बात कि उसमें अपने खुद के लिए अवेयरनेस हो, जो कि इंडियन लड़कियों में तो होती ही नहीं है और उस तनु में तो कतई नहीं है। 4 साढ़े 4 फुट की पहले ही है, फिर शादी होते ही बच्चे पैदा कर मोटी बेडौल हो जाने वाली है। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। रचित के इस 2 टूक जवाब से दोनों हैरान रह गए। बेटा, ये तू कह रहा है? तू शायद भूल रहा है कि मैं, तेरी मम्मी और तेरी बहनें, हम सब की रगों में बहता खून हिंदुस्तानी है, स्वदेश की मिट्टी में रचा बसा। समझने की कोशिश कर कि एक सिर्फ हमारा देश ही है जहाँ आज भी परिवार नाम की संस्था जीवित है, जहाँ आज भी पति पत्नी जन्म जन्मांतर के बंधों पर विश्वास कर जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। बहू बेटियाँ परिवार को एक सूत्र में बांधती हैं और इसके लिए मॉडर्न होना ही काफ़ी नहीं होता। जीवन सुखी तब बनता है जब मॉडर्न ख्यालातों में अपने स्वदेशी संस्कारों की गंध घुली मिली हो। माँ ने रचित को समझाना चाहा, पर विदेशी रंग में रंगा उसका मन कुछ समझने को राजी ना हुआ तो उनका मन बुझ गया। बेटा, तू भले ही शादी के लिए हाँ मत कर, पर हमारी खातिर एक बार, बस एक बार उनके घर चला चल। उन लोगों ने तेरे आने की खुशी में कितनी तैयारियां करी होंगी, कम से कम उनको ये तो लगेगा कि तू उनके घर आया। लेकिन पापा, उनसे कह देना मुझे कोई भी नौटंकी नहीं चाहिए। रचित पिता के कहने से वहाँ चला गया, पर उसने तनु से शादी न करने का अपना फैसला न बदला और यूक्रेन जाकर उसने अपने साथ पढ़ रही क्रिस्टीना नाम की रसियन लड़की से शादी कर ली। उसके इस कदम से दोनों के परिवारों के साथ ही तनु का मन भी इस अपमान से टूट सा गया। तब राजेश्वर जी ने अपने छोटे भाई के बेटे आशीष से तनु की शादी करवा दी। फिर बाद के कुछ साल तो जैसे खुशियों के पंख लगाकर उड़ गए। स्वदेश को भुलाकर यूक्रेन में जहाँ रचित क्रिस्टीना के साथ विदेशी रंग में रंगा अपनी ही दुनिया में मस्त था, तो वहीं आशीष का अथाह प्रेम तनु को उस घाव को भर चुका था जो उसे रचित द्वारा ठुकराए जाने से मिला था कि अब उन दोनों की जीवन बगिया में तनय नाम का सुंदर फूल खिल चुका था। थोड़ी सी कसक अगर किसी को थी तो वो रचित के माता पिता को थी कि ये सुंदर फुलवारी उनके अपने घर को महका सकती थी, पर भाई का हंसता मुस्कुराता सुंदर संसार देख कर ही वो खुश हो लेते। एक बार रचना और किट्टू के साथ वो यूक्रेन गए जरूर, जब रचित के घर सिया के रूप में उनके घर भी नन्ही खुशी आई। दोनों ही चंपा कली सी नाजुक
गोल मटोल सी सिया को देखकर सफ़ेद झग क्रिस्टीना की नीली आंखों में अपने लिए परायेपन के एहसास को भुलाकर बस सिया में रम गए थे, जो शकल सूरत से तो अपनी माँ पर गई थी। उसकी बादामी आंखों में उनको अपने रचित की झलक मिलती। जब भी 4 महीने की सिया दादा दादी और बुआओं को देखकर किलकारी भरकर उनकी गोद में आने को ललक उठती, वो खुशी से फूले ना समाते। पर कहते हैं ना, जहाँ खजाना हो वहाँ का पता सेंधमार लगा ही लेते हैं। तो वही हुआ। उन सबकी खुशियों के उस बेशुमार खजाने में भी दुख रूपी सेंधमार ने सेंध लगा ली। कई महीनों से कृष्णा जी को अपने बाएं स्तन में चने के आकार की गठान महसूस हो रही थी, पर इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे वो बढ़ने लगी तो पति से छुपाकर गर्म पानी से सिकाई करने लगीं। यूक्रेन के उनके उस प्रवास से जब वो लौटे तो एक दिन कृष्णा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और तब उनको पता चला कि कैंसर रूपी चोर उनके शरीर में छुपकर उनकी सांसों की दौलत लूटने लगा है। इस तरह अब वो दोनों कभी मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल तो कभी अपने शहर इंदौर के चक्कर काटने लगे। आप घबराना नहीं दादा, रचित और रचना, किट्टू भले ही इस समय आपके साथ नहीं, पर आप अकेले नहीं हैं। इस मुसीबत की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर भाभी की देखभाल करेंगे और उनको कुछ नहीं होने देंगे। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनके छोटे भाई ने कहा तो कृष्णा के सिरहाने बैठे वो सिसक पड़े। बच्चों के आने तक अब उनकी इस तकलीफ़ में छोटे भाई का साथ ही अब उनका एकमात्र मजबूत संबल था। पर खुशियों का खजाना लूटने वाले उन दुख रूपी सेंधमारों से तो तनु की खुशियाँ भी कहाँ देखी गई थीं। तनु, बच्चों की बहुत बढ़िया सी मूवी लगी है, तन्ने देखकर खुश हो जाएगा। आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना, अपने मूवी देखने चलेंगे। उस दिन सुबह सेव करते हुए आशीष ने कहा और सेविंग ब्रश पर लगे झाग को तनु के गालों पर लगा दिया। तुम भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, हर समय बस शरारत सूझती रहती है। तनु कहती है कि मैं यहाँ तुमको ये बताने आई थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने इस बार के पीरियड्स भी मिस कर दिए हैं। सोच रही हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लूँ आज। तो मम्मी जी ने गायनाकोलॉजिस्ट से शाम का ही अपॉइंटमेंट लिया है, तो ये मूवी तुम, पापा जी और तने ही देख आओ। गालों पर लगे झाग को साड़ी के पल्लों से पोंछते हुए तनु बोली। तुम तो छुपी रुस्तम निकली यार तनु, यह बात मुझसे भी छुपा रखी तुमने। आशीष ने सेविंग ब्रश साइड में रख तनु को आलिंगन करते हुए दोबारा सेविंग क्रीम से बने झाग भरे गालों को उसके गालों पर रगड़ते हुए उसे बाहों में उठा लिया। अरे, मैं बस इंतज़ार करती रह गई कि आज कल में पीरियड्स आ जाएंगे। तुम तो जानते हो कई बार हफ्ते भर भी मेरा मेंस्ट्रुएशन टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो बस इसी कन्फ्यूज़न में ध्यान नहीं दिया। और क्या तुम भी कहीं भी शुरू हो जाते हो। वो देखो तनय हमको देख रहा है, अब वो 6 साल का होने आया, उसके सामने तो अपनी ये बचकानी सी शरारतें बंद करो। हद है यार, अपनी ही बीवी को प्यार नहीं कर सकते। तनय बेटा, आप उधर मुँह कर लो। आशीष की बाहों से फिसलती हुई तनु ने उसको आंखों ही आंखों में घुड़का तो आशीष ने एक बार फिर उसको बाहों में भर उसका चुंबन ले लिया। नहीं मानोगे ना तुम तो करो और मस्ती। अपने को छुड़ाते अब तनु भी शरारत पर उतर आई और उसने शावर चालू कर दिया और शावर से गिरती पानी की प्यार भरी बौछारों में दोनों ही देर तक भीगते रहे। प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है जनाब, आप एक बार फिर से पापू बनने के लिए रेडी हो जाइए और अब अपनी ये शरारतें बंद कीजिए। तने दादा, अब आप बड़े भाई बनने जा रहे हैं, तो चलिए कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ लेकर आते हैं। आशीष के मूवी देखकर लौटने के बाद तनु ने उसको खुशखबरी सुनाई तो वो तनय को गोद में उठाकर बाजार की तरफ चल दिया, जहाँ होनी उसकी राह में मौत बिछाकर खड़ी थी। सामने से आ रही गाय को बचाने के लिए आशीष ने जैसे ही ब्रेक लगाया, स्कूटर डिसबैलेंस होकर बगल से जा रही बस से जा टकराया और वहीं उसी क्षण आशीष के साथ नन्हे तनय को भी मौत अपने आगोश में ले गई। पल भर में सारी खुशियाँ बिखर गई थीं। दोनों ही भाइयों के घर मातम छा गया और तनु, उसको तो होश ही नहीं कि कब कैसे वो दुख भरे दिन बीते। मम्मी की बीमारी
और उसके बाद आशीष और तनय की आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुन रचना, किट्टू और रचित इंडिया आ गए। पर क्रिस्टीना ने इंडिया आने से साफ इनकार कर दिया और ना ही शिव को आने दिया। पापा, आप फिक्र ना करें, मैं शिव और क्रिस्टी को लेकर आ जाता हूँ। कृष्णा जी का ऑपरेशन करके उनका कैंसरग्रस्त स्तन निकाल दिया गया और वो थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने बहू और पोती के साथ रहने की जिद ठान ली। तब बहनों को वहीं उनके पास छोड़ रचित क्रिस्टीना और सिया को लेने वापस यूक्रेन चला गया। तुमने ये कैसे सोच लिया रचित कि मैं अपना देश छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे देश जाऊंगी? मेरी जड़ें यहाँ हैं, मेरे सारे अपने यहाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ वहाँ क्यों जाऊँ जो मेरे लिए बिल्कुल पराया है? हाँ, तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, पर मैं और शिव यहीं रहेंगे। रही बात तुम्हारी माँ की बीमारी में देखभाल की, तो उसके लिए नर्स रखो। ओल्ड एज में तो बीमारियाँ होंगी ही, उसके लिए इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत? इंडिया में तो ऐसे लोगों की देखभाल के लिए ओल्ड एज होम नहीं होते क्या? मम्मी की देखभाल के लिए इंडिया जाने की बात सुनते ही क्रिस्टीना बिफर गई। तुम्हें और शिव को देखकर मम्मी की तबीयत में सुधार आ जाएगा। क्रिस्टी, कुछ दिन वहाँ रह लोगी तो क्या हो जाएगा? आखिर मैं भी तो इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ ना, अपना देश छोड़कर। रचित की आवाज़ में मायूसी थी। तुम इंडियंस अपॉर्चुनिस्ट हो। तुमको यहाँ की सिटीजनशिप लेनी थी तो तुमने मुझसे शादी करी, यहाँ अच्छा जॉब हासिल किया। अपना देश छोड़कर तुम अपनी मर्ज़ी से यहाँ रह रहे हो, लेकिन मुझसे यह एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत लगाना। क्रिस्टीना के जहर बुझे सब तीर की तरह रचित के कलेजे में धंस रहे थे और आज उसको एहसास हो रहा था कि अपना देश और अपने लोग क्या होते हैं। थैंक क्रिस्टी, मुझ में बसी मेरे देश की आत्मा से मुझे मिलाने के लिए, मेरा सोया हुआ देश प्रेम जगाने के लिए। मैं जा रहा हूँ, पर सिया को लेने आऊँगा दोबारा। रचित वापस आने के लिए इंडियन एयरवेज की फ़्लाइट में बैठा तो उसके साथ क्रिस्टीना नहीं, उसकी वो आत्मा थी जो अब तिरंगे में लिपटी हुई अभिमान के साथ स्वदेश लौट रही थी। वापस आने के बाद रचित माता पिता का सहारा बन गया, पर किट्टू के पति को अपना अनुबंध पूरा करने के लिए 1 साल तक वहीं रहना जरूरी था, तो वो अपने पति के साथ यूक्रेन वापस चली गई। पर रचित को यूं अकेला और मायूस देख कृष्णा भीतर ही भीतर घुलने लगी और साल भर के अंदर उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। दोबारा सारी जांचें हुई तो पता चला कि कैंसर के कीटाणु दिमाग तक फैल गए हैं। एक बार फिर उनके जीवन में उथल पुथल मच गई। फिर से बार बार मुंबई से इंदौर के चक्कर शुरू हो गए तो रचना भी अपनी ससुराल से आ गई, पर उनका घर पूरा बिखर चुका था। इधर एक तरफ जब आशीष और तनय को मृत्यु अपने कठोर पास में बांध के ले जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया जीवन तनु के गर्भ में सांस ले रहा था, जो अपना गर्भकाल पूरा कर नियत समय पर चीकू के रूप में उसकी गोद में आ गया था। बेटा, होनी तो बदली नहीं जा सकती, पर जीवन तो जीना ही पड़ता है। उठो अब और मिटा दो मन के सब दुखों को। देखो अपनी गोद में खेल रहे इस नन्हे चीकू को। आशीष के मम्मी पापा रेणु और योगेश्वर उसे खूब समझाते। सुनो, भाई साहब और रचित एकदम अकेले पड़ गए हैं। रचना भी कितना संभालेगी। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए तनु को वहाँ भेज दो तो उसका भी मन बहल जाएगा और भाई साहब को भी सहारा हो जाएगा। एक दिन रेणु ने अपने पति योगेश्वर से कहा। हाँ, तुमने सही कहा राजेश्वर, भाई साहब सच में बहुत अकेले पड़ गए हैं, पर हमारा दुख जान वो अपना दुख छिपाते हैं। मैं उनसे बात करके तनु को उनकी मदद के लिए भेज देता हूँ। और इस तरह तनु रचित के घर उसकी मम्मी की देखभाल करने आ तो गई, पर उसका रंगविहीन सूना मुख देख देख कर रचित का हृदय हाहाकार कर उठता। उसे लगता कि उसकी इस दशा का जिम्मेदार वो खुद है, तो उसके दिल में पश्चाताप की आग जल उठती, जिसकी तपन उसे इतना झुलसाती कि उसका जी चाहता तनु की आंखों में अक्सर तिराता आषाढ़ का वो खामोश सा बादल गरज गरज कर उसके पहलू में कुछ इस तरह बरसे कि उन बूंदों से उसका जलता मन शीतल हो जाए। आप कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे? पेशेंट के कपड़े चेंज करवाने हैं। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। नर्स की आवाज़ से रचित की तंद्रा टूटी और वो यादों से बाहर आया तो देखा कि तनु ने नर्स की मदद से मम्मी को एक्सचेंज कर दिया था और अब वो उनको कपड़े पहनाने जा रहे थे।
तनु को ऐसे मम्मी की सेवा करते देख रचित के रोम रोम में डिटॉल, बोरोलिन, पॉन्ड्स पाउडर की गंध में घुली मिली सी तनु के प्यार की स्वदेशी गंध समाने लगी। तो अंतस में सुलग रहे क्रिस्टीना के जलते दहकते सब उमस के बादल समान उसकी आंखों में बिला गए, जिन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करता वो उठकर बाहर निकल आया। भैया तू कैसा है? मम्मी की तबीयत कैसी है? किट्टू ने पीछे से आकर रचित की गर्दन में बाहें डाल दीं। तू आ गई किट्टू, कैसी रही जर्नी? तेरा डब्बू पति नहीं आया साथ? रचित ने मुस्कुराने की कोशिश करी। तू रो रहा है भैया? किट्टू ने रचित की भीगी पलकें देखकर पूछा। नहीं, बस ऐसे ही आ जाते हैं आंसू कभी कभी। देखना मम्मी की हालत कैसी हो रही है। तू अकेली आई है? रिचू और पापा क्या घर में रह गए? हाँ, चीकू आते समय सो गया और पापा भी अब थोड़ी देर से आएंगे। दीदी ने कहा मैं मम्मी से मिलकर तनु भाभी को वापस ले आऊँ। चीकू जागने के बाद उनके लिए रोएगा। हाँ चल अंदर चलें, अब तक मम्मी के कपड़े चेंज कर दिए होंगे, रचित ने कहा और दोनों अंदर आ गए। तनु भाभी, किट्टू ने ज़ोर से कहा और तनु से लिपट गई। बड़ी मम्मी को नींद लग गई है। होंठों पर उंगली रख तनु किट्टू के साथ हाथ थाम वहाँ पड़े सोफे पर बैठ गई। भाभी आप आ गई हो ना हमारे घर, तो अब हमको छोड़कर कहीं नहीं जाना। किट्टू फिर तनु के गले से लिपट गई। मैं यहीं तो हूँ। एक बेदम सी मुस्कुराहट तनु के होंठों तक आई और होंठों के कोने तक जाते जाते दम तोड़ गई। तनु भाभी, आप मम्मी की ऐसे सेवा कर रही हो जैसे उनकी ही बहू हो। एक वो है उधर यूक्रेन में, जिसने यहाँ आकर सेवा करना तो दूर की बात, भैया को ना सिर्फ डाइवोर्स पेपर भेजे हैं बल्कि इश्यू की कस्टडी भी कोर्ट ने उनको दे दी है। लो भैया तुम भी साइन करो और ख़त्म करो इस दुखड़े को हमेशा के लिए। बाचाल सी किट्टू बोले जा रही थी और अपने हाथों में डाइवोर्स पेपर थामे रचित के सुलगते अंतस में अपने वैवाहिक जीवन के साथ बेटी की तस्वीर भी जब चटकने लगी तो अपनी आंखों में उठ रहे कड़वाते धुएं को पलकों पर रोकता वो उठकर मम्मी के सिराने जा बैठा। तनु भाभी, मेरे भैया को अपना लो, देखो वो कितने अकेले हो गए हैं। भाई को ऐसे देख अचानक ही किट्टू उठकर तनु के घुटनों के पास बैठ गई। किट्टू, ये क्या बदतमीजी है? उसके इस तरह से अचानक ये शब्द बोल देने से जहाँ तनु का चेहरा धुआं धुआं हो आया और वहीं अवाक रह गए रचित ने गुस्से में भरकर किट्टू को एक तमाचा मार दिया। ऐसा क्या गलत कह दिया भैया मैंने? देखा है कभी तूने तनु भाभी की आंखों का सूनापन? क्या उम्र है इनकी अभी? केवल 28 साल। कैसे काटेंगी ये पहाड़ सा जीवन? और भैया तू, देखा है कभी अपने भीतर का ये खालीपन? अरे कब तक घुटता रहेगा अपनी उस एक भूल को दिल से लगाकर कि जब तुझे अपने ही देश की मिट्टी से परायेपन की गंध आती थी और तूने तनु भाभी के भीतर की उस सौंधी सी खूबसूरती को नकारा था। मांग क्यों नहीं लेता उनसे तू अपनी उस एक भूल की माफ़ी? तनु भाभी, एक भूल तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। देखो भैया की नाकों में जहाँ तुम्हारी मांग सा सूनापन छाया रहता है। मेरे भैया की दुल्हन बनकर, हमारी भाभी बनकर हमारे पास आ जाओ ना तनु भाभी। किट्टू ने भागकर बाहर जाती तनु को रोकना चाहा। तू बहुत बड़ी झल्ली है किट्टू, कब क्या बोलना चाहिए तुझे जरा सी भी अकल नहीं। जा अब बाहर जाकर चुप करा उसे, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। किट्टू की आंखों से आंसू बह बहकर रचित की हथेलियों को भिगोने लगे तो बेबस सा रचित बोल उठा। रचित बेटा, धीमे स्वर में पुकारती हुई कृष्णा जी ने उठने की कोशिश की तो उनके हाथों में लगी ड्रिप निकल गई और नसों में से खून बहने लगा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? नर्स, नर्स, क्या हुआ? क्या है बड़ी मम्मी? रचित की घबराई हुई सी आवाज़ सुन तनु दौड़ी आई। ये कैसे निकला? तुम इतने सारे अटेंडेंट इधर बैठे हो फिर भी पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकते। एक तो पहले ही सारी नसें ब्लॉक हो रही हैं। कितना परेशानी होता है हमको। हर तरफ छिदे और खून जम जाने से काले हो चुके कृष्णा जी के हाथ को कसकर पकड़ दूसरे हाथ से वापस ड्रिप की सुई इंजेक्ट करते हुए नर्स चिल्लाई। दर्द हो रहा है ना बड़ी मम्मी? बस अभी ठीक हो जाएगा। नर्स के दोबारा ड्रिप लगा देने के बाद
कृष्णा जी के काले पड़ चुके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए तनु ने अपनी बहती हुई नाक को पल्लू से पोंछा, जो रोने से लाल हो गई थी। कुछ कहना चाह रही कृष्णा जी की आंखें दर्द की अतिरेक और शायद नींद का इंजेक्शन दिए जाने से बोझिल हो मुड़ने लगीं, तो उन्होंने इशारे से रचित को पास बुलाकर अपने हाथ के बीच में रचित और तनु का हाथ थाम लिया और स्नेह से दोनों को निहार अपने पलकें मूंद लीं। कुछ देर तक चुपचाप खड़ी तनु ने धीरे से दोनों के हाथों के बीच से अपना हाथ छुड़ाया और फिर कमरे से बाहर चली गई। किट्टू जाकर उसे समझा ले मेरी प्यारी बहन। रचित ने किट्टू की तरफ याचना भरी नज़रों से देखा। आज सब कुछ समझने और समझाने की तेरी बारी है भैया। सोच ले कि आज नहीं तो कभी नहीं, किट्टू ने कहा तो रचित के बेबस से कदम स्वतः ही बाहर चल पड़े, जहाँ बरामदे की खिड़की के शीशे में कुछ देर पहले हुई शीतकालीन वर्षा की फिसलती बूंदों से आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचती तनु की आंखों में भी वर्षा का वो एक टुकड़ा बादल आ समाया था। किट्टू को तो तुम जानती हो ना तनु, एकदम झल्ली है वो। शब्दों के सिरे तलाशते हुए रचित उसकी बगल में खड़ा हो गया। हाँ में सिर हिलाते हुए तनु की पलकें पल भर को रचित की तरफ उठी और आंसू के 2 कतरे गालों तक लुढ़क आए। यहाँ बैठो। करीब पड़ी कुर्सी खींचकर तनु को बैठने का इशारा कर रचित दीवार के सहारे खड़ा हो गया। कहाँ से लाऊं वो साहस जिसके दम पर इससे क्षमा मांग सकूं, रचित सोचता है। रचित ने देखा आंखों से बरस गए वो काले काले बादल बूंद बनकर उसकी आसमानी साड़ी के पल्लों पर लगे छोटे छोटे सुनहरे लाल सितारों पर जाकर टंग गए थे, जिन पर खिड़की पर आ बैठे उस नरम धूप के टुकड़े का प्रकाश प्रतिबिंबित होता हुआ रचित की आंखों में समा रहा था। विदेशी चश्मे की चमक दमक में अंधी मेरी आंखें हीरे और कांच के टुकड़े में फर्क ना कर पाई तनु। अपनी उस भूल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आज तुम्हारे सामने तुम्हारा अपराधी बन खड़ा हूँ। चाहे जो सज़ा दो, पर इस तरह खुद को और तकलीफ़ ना दो। तुम्हारी आंखों के आकाश का ये सारा सूनापन मैं अपनी आंखों में भर लेना चाहता हूँ। अपने हिस्से के सारे बसंत तुम्हारे नाम करके दुख से भरे तुम्हारे सारे आषाढ़ ओढ़ लेना चाहता हूँ। तुम्हारी साड़ी के पल्लू से टूटते इन झिलमिल सितारों से तुम्हारी सूनी मांग में एक बार फिर सजाना चाहता हूँ। साड़ी के पल्लों में टंगे झिलमिल सितारों को तोड़ती सिर झुकाए खामोश बैठी तनु के सामने पड़े उन नन्हे सितारों को चुन अपनी हथेलियों में भरता रचित तनु के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। तनु का सांवला सा मुखड़ा खिड़की में आ बैठे धूप के उस टुकड़े सा तांबई हो आया। गुलाब से होंठ लरज उठे और पल्लों के सितारे तोड़ती उंगलियां पल भर को ठिठक गईं। इस आसमानी साड़ी का पल्लू बंद तुम्हारे आसपास सिमट जाना चाहता हूँ। तुम्हारे भीतर समाई स्वदेशी गंध में रच बस जाना चाहता हूँ। अगर दो इजाज़त तो जीवन सारा इन कदमों में बिछा देना चाहता हूँ। हथेलियों में पकड़े उन नन्हे सुनहरे सितारों में से एक सितारा चुन रचित ने तनु के माथे पर सजा दिया। जी ठीक है, हम तो आपको माफ़ कर देंगे, पर आपको चीकू से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। एक अरसे बाद आज तनु के तांबई हो आए चेहरे पर शीतकालीन वर्षा के बाद खिल आई धूली धूली गुनगुनी नरम धूप सी वही पुरानी शरारती मुस्कान नाच उठी और नेत्रों के किनारे तक खिंची काजल की रेखा चपल हो आई। तो दरवाजे की ओट में खड़ी छुपकर उनकी बातें सुनती किट्टू का चेहरा संतोष से दमक उठा। झल्ली कहीं की आंखों से बह आए आंसुओं को उसकी साड़ी के पल्लों के उसी छोर से पहुँचते हुए रचित हंस पड़ा। चले घर, चीकू से आपका हाथ जो मांगना है। चलिए, रास्ते से मिठाई लेते जाइएगा तनु भाभी, सबको खुशखबरी जो सुनानी है, किट्टू ने ज़ोर से कहा तो स्कूटर स्टार्ट कर खड़े रचित के कंधों को पकड़कर बैठती तनु ने शर्माते हुए अपना आरक्त चेहरा रचित के पीठ के पीछे करते हुए उसे अपने आसमानी आंचल में छुपा लिया, जो उड़ उड़ कर रचित से लिपटा जा रहा था। उस आंचल से उड़ती भीनी भीनी सी महक में खोए रचित के रोम रोम में पीछे बैठी खुद में ही सिमटती तनु की गर्म सांसों से उठती स्वदेशी गंध समाने लगी और उस गंध को अपने भीतर तक आत्मसात करता वो गुनगुना उठा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा।